नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। काशी के राजेंद्र प्रसाद घाट से टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। हम आगे बढ़े, अपने इस बहस को आगे बढ़ाएं कि मोदी की लहर क्या वाकई मीडिया ने पैदा की है। क्या मोदी की लहर पूर्वांचल की 32 सीटों पर कोई असर डालेगी? लेकिन उससे पहले देख लेते हैं काशी का कुछ रंग, काशी के लिए कुछ। इस बहस को आगे बढ़ाएं कि मोदी की लहर क्या वाकई मीडिया ने पैदा की है। क्या मोदी की लहर पूर्वांचल की 32 सीटों पर कोई असर डालेगी? लेकिन उससे पहले देख लेते हैं काशी का कुछ रंग, काशी के लिए कुछ चुनावी रंग पैदा किया है हमारे मित्रों ने। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमलेश शुक्ल। अमलेश, क्या रंग पैदा किया है काशी के चुनाव के लिए आपने? हमने क्या पैदा किया है, पैदा जो किए हैं हमारे बगल में कन्हैया दुबे केडी, उन्होंने लिखा है, मैं कहना चाहूंगा। अरे देशवा के शान खातिर अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, मचल संग्राम देखा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में। तो बीजेपी देने लगी सफाई, सपा ने की है रुसवाई, कांग्रेस बसपा सब ने छला है और आपकी हो रही बुराई। कौन बनेगा देश का पीएम, कौन बनेगा देश का पीएम, राहुल मुलायम की मोदी में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा, शोर मचल बा इंडिया में। वाकई कुर्सी के खातिर होड़ मची हुई है और उसका एक उदाहरण आज हमने देखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन भरा है आज काशी के अंदर, वाराणसी के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जाकर कहा गुवाहाटी के अंदर मोदी की लहर नहीं है, दरअसल ये मीडिया ने पैदा की है। क्या हकीकत है, इस पर हम बड़ी बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं काशी का एक और रंग। काशी का रंग है भांग। शिव की नगरी है ये, और कहा जाता है कि शिव की इसी नगरी में भांग के बिना कुछ नहीं होता। किसी भी तरह की पूजा हो, किसी भी तरह का संस्कार हो, इसका इस्तेमाल जरूर होता है और यही रंग हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हम अपनी इस बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्या 32 सीटों पर, पूर्वांचल की 32 सीटों पर कोई असर डाल पाएगा मोदी का जादू। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी की लहर सिर्फ मीडिया में बनी हुई लहर है। क्या ऐसा है? इस पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं 32 सीटों पर क्या मोदी का जादू चलेगा। हिंदुस्तान के सियासी महाभारत में नामांकन की ऐसी तस्वीर ना पहले देखी गई, ना सुनी गई। काशी का कुरुक्षेत्र आज मोदी में दिखा। नमो नमो की गूंज हर ओर सुनाई दी। मोदी ने भी आज अपने तरीके से काशी का इस्तकबाल किया। मोदी का यह अंदाज भी पहली बार देखने को मिला। बनारस में मोदी की एक झलक के लिए लोगों का सैलाब हिचकोले मार रहा था और ऐसी तस्वीर देखकर मोदी का मन कुलांचे भर रहा था। हिंदुस्तान के 3 नायकों मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और विवेकानंद की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर मोदी ने सिर्फ काशी नहीं, हर हिंदुस्तानी का दिल जीतने की पूरी कोशिश की। पूरी काशी को भगवा रंग में रंगने के बाद मोदी दोपहर 2 बजे कचहरी पहुंचे। पर्चा भरने में थोड़ी देरी हुई तो इंतजार का वक्त मीडिया से साझा कर लिया और दिल की बात देश के सामने रख दी। आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और
एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। सवाल काशी का था और इस नगरी के ताने बाने में बुनकर समाज अपने हालात और सवाल दोनों के साथ खड़ा है। लिहाजा नामांकन से पहले मोदी ने उनकी तकदीर बदल देने का वादा किया। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, ये सारे सपोर्ट बेस अगर खड़े हो जाए, मैं नहीं मानता हूं कि मेरा काशी का बुनकर चाइना से मुकाबला न कर सके। काशी झूम रही थी और इसी बीच मोदी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। मोदी के पहले प्रस्तावक मदन मोहन मालवीय के पोते गिरधर मालवीय साथ थे। इसके अलावा शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र जो बनारस की पहचान है, तीसरे प्रस्तावक वीरभद्र निषाद और चौथे प्रस्तावक अशोक कुमार जो बुनकर समुदाय से आते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने मौजूद थे। मतलब साफ है, मोदी ने काशी के हर उस समुदाय को साधने की कोशिश की जिनके बल पर मोदी काशी के कुरुक्षेत्र में जीत का दावा करते हैं। काशी की जनता बहुत ही प्रसन्न है कि देश के होने वाले भावी प्रधानमंत्री यहां से लड़ रहे हैं, इसलिए अच्छी बात है। सवाल बहुत बड़ा है, वडोदरा से बनारसी बाबू बनकर मोदी काशी क्यों आए? काशी की सीट मोदी के लिए इतनी अहम क्यों हो गई? जानकार कहते हैं कि काशी से मोदी को लड़ाने का प्लान संघ का है। इसका गणित भी साफ दिखता है। मोदी जिस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, उसका रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। मोदी के मिशन 272 प्लस में यूपी की 80 सीटों में से ज्यादा सीटें लेना जरूरी है। बनारस यूपी के पूर्वांचल हिस्से का अंग है। पूर्वांचल में लोकसभा की 32 सीटें हैं। इन्हीं इलाकों में बीजेपी 1998 के बाद बेहद कमजोर रही है। संघ और मोदी को लगता है कि काशी में मोदी की मौजूदगी उनके मिशन 272 प्लस को पूरा कर देगी। काशी हिंदुओं के लिए मक्का है। साफ है, संघ के हिंदुत्व एजेंडे को भी मोदी की मौजूदगी से बल मिलेगा। काशी से सटे बिहार की 40 सीटों पर भी मोदी की धमक सुनाई देगी। 1998 के लोकसभा चुनाव में जब अटल बिहारी वाजपेयी की लहर थी, तब बीजेपी ने पूर्वांचल से 32 में से 24 सीटें निकाली थी। लेकिन 2009 आते आते बीजेपी 4 सीटों पर सिमट कर रह गई। 32 सीटों में बीजेपी की 4 सीटों के अलावा एसपी के पास 10, बीएसपी के पास 10 और कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं। सियासत की भाषा सियासतदान खूब समझते हैं। इसीलिए तो मोदी जब मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर रोड शो के लिए निकले, तो समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने मूर्ति को गंगा जल और दूध से धोया। मोदी ने भी ऐलान कर दिया कि गंगा के पानी को साबरमती जैसा साफ कराकर ही दम लेंगे। उस साबरमती को ठीक करने का सौभाग्य मुझे मिला था। माँ गंगा मुझे शक्ति दे कि मैं उससे भी बढ़कर के सारे विश्व में मेरी माँ गंगा का, मेरे इस काशी का जय जयकार हो, ऐसा कुछ करूं। Well, Modi wave is the creation of the media. I think the country as a whole is swept by any Modi wave. लेकिन सवाल वहीं का वहीं है। क्या काशी में मोदी की मौजूदगी सियासी रणनीति को पूरी तरह कामयाब बना पाएगी? क्या मोदी का असर पूरे पूर्वांचल समेत बिहार की 40 सीटों पर भी पड़ेगा? क्या काशी में लाखों की भीड़ जुटा ले जाना ही जीत का असली पैमाना है? वाराणसी से रजत राकेश टंडन, विपिन चौबे और शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या काशी में मोदी का मैजिक चलेगा? इस पर हम बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे हम कि क्या वाकई में मोदी का मैजिक, क्या मोदी की लहर मीडिया की प्रायोजित लहर है? हम अपने तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, हमारे साथ हैं राम गोपाल मोहिले साहब जो कि मेयर है वाराणसी से, बीजेपी से आते हैं। हमारे साथ है रंजय सिंह जो कि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से शत्रुघ्न प्रकाश जी और हमारे साथ है कांग्रेस से कमलाकर त्रिपाठी जी जो कि सचिव है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं जिन्होंने आज ये पूरा जलवा देखा है काशी की सड़कों पर। सबसे पहले रजत, आपके पास जो आपने देखा, क्या वो शिव की बारात थी या संघ की बारात थी?
आप कह सकते हैं कि एक संघ की बारात थी जिसको प्लानिंग की जा रही थी कि संघ की एक बड़ी बारात होगी, लेकिन जब बारात आई तो वो बनारस की बारात हो गई थी। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो बनारस के लोग थे और सैफरन कल्चर जो था आप जहां देख रहे थे वहां भगवा दिखाई पड़ रहा था। और इसका जो जवाब था वो मोदी ने भी, दीपक जी, अपने एक नए अंदाज में दिया। हमने नरेंद्र मोदी के कई रूप देखे थे, लेकिन जो आज बॉडी लैंग्वेज देखा, जिस तरीके से उन्होंने झुककर नमस्कार किया बनारस को, जनता को, जिस तरीके से आई कांटेक्ट दिखाया, एक नया बॉडी लैंग्वेज था, नया बॉडी लैंग्वेज था। विपिन, यहाँ बड़ा सवाल, खुर्र हो जाएंगे हेलीकॉप्टर से, 2 बार बोला था अरविंद केजरीवाल ने, क्या ऐसा दिखाई दिया यहाँ पर? जिस तरह की भीड़ और जिस तरह का जलवा आज बनारस की सड़कों पर दिखा, उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी यहाँ से फुर होने वाले हैं। और मैं खुद कचहरी में पूरे टाइम सर मौजूद था और वहां पर आकर जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, साफ कर दिया कि वो ना किसी के द्वारा भेजे गए हैं, ना किसी ने उनको यहां बुलाया है। मां गंगा के बुलावे पर वो यहां पर आए हैं और गंगा के पुत्र बनकर रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने जाहिर कर दिया कि वो बनारस नहीं छोड़ने वाले हैं और बनारस में रह के पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की सेवा करने वाले हैं। शीतल, कैसे बदल पाएंगे वो यहाँ की इक्वेशंस को? दीपक, बहुत हद तक उन्होंने यहाँ की इक्वेशंस को बदला है। जो कास्ट फैक्टर प्रेडोमिनेंट रहता था, हावी रहता था पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में, उसको काफी हद तक पार कर पाने में मोदी सफल हुए हैं। हमने यहाँ पर यहाँ के गली कूचों में, गांव-गांव में लोगों से बात की है। वो मोदी को वोट देना चाहते हैं, मोदी को चुनकर लाना चाहते हैं। तो इसलिए कास्ट फैक्टर को उन्होंने बड़ी हद तक पार कर दिया है। हालांकि फिर भी मुझे लगता है कि कास्ट जरूर एक फैक्टर यहाँ पर होगी जब लोग अपना वोट डालने जाएंगे, लेकिन काफी हद तक मोदी इस मुश्किल से पार पा जाएंगे। क्या अंग्रेजी में इसीलिए कहा जाता है, इन दिस कंट्री पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। डॉक्टर विजय शंकर शास्त्री, आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये मोदी की लहर नहीं, मीडिया की लहर है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कुछ ऐसे रोगी हैं जो दवा इसलिए नहीं खाना चाहते कि कहीं वो ठीक न हो जाए। पूरा देश देख रहा है। मैं सबके लिए, उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो लोग मोदी की लहर को नहीं समझ पा रहे हैं। इस समय मोदी की लहर नहीं बल्कि सुनामी चल रही है और पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है। पर सुनामी तो तबाही लाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर इस सुनामी से तबाही नहीं बल्कि आबाद होगा ये हिंदुस्तान। और लाखों लाख लोग जो जन समर्थन आज दे रहे हैं, उनका आशा की किरण इस समय मोदी जी हैं और मोदी जी निस्संदेह इस देश की अपेक्षा को पूरी करने जा रहे हैं। त्रिपाठी जी, अपेक्षा पूरी होने जा रही है देश की, आप क्या करेंगे? मैं तो एक ही बात कहूंगा मोदी जी के बारे में कि हमें नफरत नहीं उनकी सूरत से, हमें नफरत है उनके अंदाज हुकूमत से। जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में हमारे अकलियत के भाइयों का कत्ल कराया, 2002 पे ये बिल्कुल गलत बात है। 2002 पे आ गए, फिर पुराना रिकॉर्ड। आज की बात करो, आज की। मैं अभी पे आ जा रहा हूं। अगर आप लहर की बात करते हैं, मुद्दों का अभाव है। अगर आप लहर की बात करते हैं, मुद्दों का अभाव है इनके पास। प्लीज बहस होने दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आपके पास भी आऊंगा मैं। दीपक जी, अगर आप लहर की बात करते हैं तो जैसे कांग्रेस की जब लहर चलती है, इंदिरा जी की शहादत के बाद हम 425 सीटों पर आए और उस समय हमारे किसी बड़े नेता को अपनी सीटें बदलनी नहीं पड़ी। इनकी लहर चलती है, इनके सारे बड़े नेता अपनी सीटें बदलते हैं। इनकी लहर चल रही है तो ये 200 और 225 सीट के लिए महंगे हो जा रहे हैं। ये कौन सी लहर है? और दूसरी चीज, जो बनारस का जो सबसे बड़ा कंसर्न है, ये जो सुनामी जैसा आपने कहा कि प्राकृतिक आपदा होती है, वर्तमान में बनारस की जो स्थिति है, बनारस को सरोगेट मदर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और ये बाहर से जो पानी आ रहा है, जैसे गंगा में बाढ़ आती है जब, और बाढ़ के समय बहुत सारे लोग उस बाढ़ को देखने भी जाते हैं, लेकिन जब बाढ़ का पानी उतरता है तो इस गंगा घाट पे बैठे, इस गंगा घाट के किनारे बसे लोगों से पूछिए कि इस घाटों पर कितनी मिट्टी और कितनी सड़ांध हो जाती है, जिसको साफ करने में महीनों लग जाते हैं। बनारस का कंसर्न आज ये है कि ये जो इस तरह के बाहर से जो आ रही हैं लहरें, वो जब वापस लौट जाएंगी इस बनारस से, और उसके बाद की जो सड़ांध बचेगी, उसको इस शहर का अमनो चैन कायम करने में कहीं सालों न लग जाएं, इसलिए बनारस दुखी है। मोहल्ले साहब बताइए, मेयर है, ये सफाई तो आपको करनी पड़ेगी। फिर अगर ये गंदगी है तो ये सफाई आपको पहली बात, काशी जो है लघु भारत है। अगर आप बंगाली टोला में चले जाए, लगेगा बंगाल में आ गए।
अगर आप केदार घाट में चले जाए लगेगा दक्षिण में आ गए, अगर आप चौखंबा में चले जाए और गुजरात और महाराष्ट्र में आ गए। ये हिंदुस्तान का लघु भारत है। ये काशी के बारे में कल्पना नहीं है कांग्रेसी भाइयों को। गुजराती मोहल्ला भी यहाँ, हाँ, मैंने चौखंबा में चले जाए गुजरात और महाराष्ट्र में आ गए। यहाँ लघु भारत है। यहाँ बंगाली टोला में चले बंगाल में आ गए। निश्चित तौर पर देश की जो जनता है, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद किसी नेता पे उसको विश्वास हुआ है कि हमारे लिए भी कुछ करेगा। निश्चित तौर पर आने वाला चुनाव इस देश में 16 मई को जो मतगणना निकलेगी, पूरे देश के अंदर कितनी सीटें मिलेंगी इसकी कल्पना नहीं है। और बनारस में तो मतगणना नहीं होगी, जनगणना होगी। इस देश में 16 मई को जो मतगणना निकलेगी, पूरे देश के अंदर कितनी सीटें मिलेंगी इसकी कल्पना नहीं है। और बनारस में तो मतगणना नहीं होगी, जनगणना होगी। बनारस में मतगणना नहीं, जनगणना होगी। सर, आपकी पार्टी यहाँ सरकार में है लेकिन रेस में कहीं नहीं दिखा रही। ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई यहाँ पर। सवाल है, साइकिल तो चली रही है और बनारसी पान भी आपके सामने है। नहीं, भांग भी है, पान भी है, संगीत भी है, सब कुछ है, लेकिन साइकिल नहीं दिखाई दे रही मुझे बनारस में। अब आप गंगा जी, मुझे नहीं मालूम दीपक चौरसिया जी, आप तो समझदार आदमी हैं। गंगा जी में कोई साइकिल चला इधर आ जाइए ना। अरे साइकिल जहाँ चल रही है, हजारों हजार लोग सवेरे साइकिल से आते हैं, साइकिल से जाते हैं और साइकिल चल रही है। और देखिए काशी जो है, काशते प्रकाशते इति काशी, जो ज्ञान का केंद्र है वह है काशी। और काशी लघु भारत नहीं है, काशी तो विश्व है। और यहाँ पर समझिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं और आध्यात्मिक मूल्यों से प्रेरणा लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम जानते हैं काशी क्या है, लेकिन काशी में कितने लोग आए चले गए। काशी कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग चले गए हैं, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग चले जाएंगे, लेकिन काशी काशी रहेगी। और काशी को आने पर किसी को गर्व हो सकता है, लेकिन काशी इतनी बड़ी है कि काशी को गर्व नहीं होगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। कैलाश चौरसिया भी मिर्जापुर से आए हैं, वो भी मिर्जापुर चले जाएंगे मतलब। देखिए, एक बात साफ है, काशी और मिर्जापुर का संबंध अलग अलग नहीं है। जितने भी लोग शिव भक्त हैं वो सारे के सारे लोग विंध्याचल देवी में दर्शन करने जाते हैं। और जितने भी विंध्याचल देवी के भक्त हैं वह काशी में शिवरात्रि के दिन बनारस आते हैं। तो मिर्जापुर और काशी का तो अटूट संबंध है। और यह तो सब लोग भारत के हिस्से हैं और काशी तो काशी है, ये सांस्कृतिक राजधानी है। इसलिए यहाँ पे कोई भी आएगा, गंगा में इतना पानी है और पचाने की इतनी शक्ति है कि यहाँ पर विदेशों से भी लोग आएंगे, उनको पचा लेंगे। आसपास की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो फिर मोदी जी को भी पचा लेंगे, मोदी जी को भी पचा लेंगे, ऐसे तो अरविंद केजरीवाल को भी पचा लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर इतने लोग आए हैं, उसमें केवल एक मोदी जी अकेले आए हैं? अरे कितने आए, कितने चले गए। जब जोशी जी को पचा लिया, जब जोशी जी को पचा लिया तो मोदी जी का है, चुनाव तो मोदी जी का है, मोदी जी का नहीं है, केजरीवाल का है, अजय राय का है, कैलाश चौरसिया का है। तो आप कह रहे हैं, आपका मानना है। आपने कहा 32 सीट पूर्वांचल की है। आप पता कर लीजिए चंदौली में लड़ाई कौन लड़ रहा है, आजमगढ़ में लड़ाई कौन लड़ रहा है, लालगंज में लड़ाई कौन लड़ रहा है, जौनपुर में कौन लड़ रहा है, मछली शहर में 2004 का चुनाव लोकसभा का, 2012 का विधानसभा का चुनाव, कमल का फूल कहीं खिला ही नहीं है, केवल साइकिल चली है। कमल का फूल कहीं खिला ही नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, ये खास तौर से ये जानने की बात है कि काशी में न केवल भारत के बल्कि विश्व से लोग आते हैं, पर काशी की जो आधी आबादी है लगभग वो बिहार से और पूर्वांचल के तमाम जो जिले हैं वहां के लोगों से आया हुआ इस समय देखा जा सकता है। इसलिए काशी में कोई आता है तो जाता नहीं, बल्कि काशी में बस भी जाता है, ये भी प्रमाण देखने को मिलता है। इसलिए काशी के बारे में इस प्रकार की बातें न हो। काशी में जो नरेंद्र भाई मोदी ने इंटेंशन दिखलाया है कि काशी के लिए क्या क्या करेंगे, उसको देखना है। और एनडीए पीरियड में जो जगमोहन जी ने आकर के गंगा के घाट पर घूम घूम करके एक एक जगह देख करके जो उन्होंने एक योजना बनाई थी, अब उस योजना के साकार होने का समय आ रहा है। ये भी काशी के लोगों को पता है। दीपक, एक मिनट, केवल एक मिनट। देखिए,
आज मोदी जी काशी में दूसरी बार आए, लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह जब पहली बार आए थे तो उन्होंने अपने मुंह से कहा था, और उस समय उनकी जबान पे सरस्वती बैठी थी, सूरत में जमण और काशी में मरण। तो ये कहना तो मोदी जी का खुद कहा है, हमारा कहना नहीं है। अब उसके बाद काशी आए, उन्होंने खुद कहा था सूरत में जमण काशी में मरण। ये मोदी जी का वाक्य, हमारा वाक्य नहीं है। जहां तक पूरे देश में चला, जहां तक हम नहीं कह रहे हैं, जहां तक मोदी जी ने कहा था खुद। मोले साहब, जहां तक काशी में, काशी कबो न छोड़िए ई तीरथ का दाम, जियले गंगा जल मिले मरले मुक्ति धाम, दोनों चीजें हैं। इसलिए काशी के बारे में कल्पना करना, मैंने एक बात कही कि इन्होंने कहा बाहरी हमले का काशी लघु भारत है, ये ब्रह्मांड है, ये अब हम विश्वनाथ की नगरी है, लिहाजा इस बात को कहना बाहरी और फलाना, इस बात को मैंने अभी एक सवाल उठा ना। मेरा मानना है काशी में, और आज जो जनता ने दिखा दिया कि अब यहां मतगणना नहीं जनगणना होगी, कितने लोग आएंगे जाएंगे, अब इसके लिए किसी को प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अब प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब देश के अंदर ये बोल रहे 425, हो सकता है हम भी इतनी पहुंच जाए, अभी तो ये बात है, अभी तो ये बात है। त्रिपाठी जी, दीपक जी, मैं बताना चाहूंगा आपको 89 से लेकर के और आज तक बीच में एक बार छोड़ करके हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा, और उसमें मैक्सिमम टाइम खता हम करते हैं, जमानत तुम्हारी जब्त होती है, बाहर से खता हम करते हैं, जमानत तुम्हारी जब्त होती है। एक मिनट, बाहर से आए हुए लोगों को झेला है, और यहाँ इनके नगर निगम में मेयर रहे हैं, नगर निगम में इनके पार्षद रहे हैं, सांसद रहा है, और प्रदेश में सरकारें रही हैं, लेकिन काशी की हालत जस की तस है। ये है काफी। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मोदी जी जो आज कह के गए, दीपक जी बिल्कुल एक मिनट, जो मोदी जी आज कह के जा रहे हैं कि गंगा मां ने उन्हें बुलाया है, जरूर बुलाया होगा, उनको सपना आया होगा कि अगर अपने पापों को तारना है तो गंगा मां के दरबार में चले जाओ, वही तारेंगी। लेकिन एक एहसान आज उन्होंने और कर दिया, एक एहसान आज उन्होंने और कर दिया कि गंगा में स्नान नहीं किया, वरना शायद गंगा मां स्वयं शर्मसार हो जाती। काशी की धरती पर जहां गंगा उत्तर वाहिनी हो, वहां वो शर्मसार हो जाती। जिस कलंकित आदमी को पा करके अगर उनके पापों को धोना पड़ता तो जरूर मां गंगा कभी भी इस चीज को आत्मसात नहीं कर पाती। बेहतर हुआ कि वो गंगा में स्नान करके नहीं गए। शायद हमारे मित्रों को ये नहीं पता है कि ये वही काशी है जहां रामकृष्ण परमहंस एक नरेंद्र को लेकर के आए थे, और वो नरेंद्र यहाँ पर विवेकानंद बना था, यही उनको संन्यास मिला था। आज एक नरेंद्र आ रहा है पश्चिम से, और वो यहाँ से प्रधानमंत्री बन के जाएगा। इस वाराणसी की काशी की जनता अब इस नरेंद्र को प्रधानमंत्री बनाकर भेजेगी, वैसे ही जैसे एक नरेंद्र को विवेकानंद बना करके भेजी थी काशी की जनता। माननीय, मैं आपको एक बार और याद दिला दूं, ये काशी ने पहले भी प्रधानमंत्री दिए हैं, माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी। एक मिनट, और दूसरी चीज आपको बता दूं, नरेंद्र जी को स्वामी रामकृष्ण परमहंस लाए या नहीं लाए, पर कबीर तो यहां जरूर जन्मे थे, और जिस गंगा जमुनी तहजीब के कबीर जाने जाते हैं, इस तरीके से जाने जाते हैं कि जब उनके शव को हिंदुओं ने जलाना चाहा और मुसलमानों ने उसे दफन करना चाहा तो फूल बचे थे। उस गंगा जमुनी तहजीब के ये बुद्ध का शहर है, ये कबीर का शहर है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भीड़ जुटाई गई है, उसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, कबीर का दोहा था दीपक जी, साधो देखो जग बावराना, सच बोले तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना। यही आज स्थिति हो रही है। सच के मुंह पर पर्दा लगाने की, सच के मुंह पर टेप लगाने की कोशिश की जा रही है, और काशी की जनता आने वाली 12 तारीख को बताएगी कि काशी में पैदा हुआ काशी का लाल यहां से जीतेगा। हमें काशी में गंगा के बुलाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पैदा हुए और यहीं खत्म होंगे। को मान लिया है, काशी की जनता ने अपना लाल मोदी को मान लिया है। अब कोई लाल की जरूरत नहीं। आज दिखा दिया कि जनगणना होनी, इस बहस पे, इस बात पे बहस तो नहीं चाहिए।
सुनामी है कि क्या, ये नहीं, काशी की जनता ने बता दिया कि 12 मई को हम मतदान नहीं, मत जनगणना करने जा रहे हैं। आज उसने दिखा दिया, आज उन्होंने दिखा दिया। पीछे चलते हैं, हमारे साथ कई सारे यहाँ पर। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपको इन चुनाव में क्या लगता है, इन चुनाव को देखकर क्या लगता है, क्या वाकई नरेंद्र मोदी यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है या फिर कोई और? देखिए, बहुत कई सालों से एक लीडरशिप का वैक्यूम है, मतलब बड़े लीडरशिप, स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है, और शायद लोग नरेंद्र मोदी को एक स्ट्रांग लीडर के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात, हर आदमी की समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। शायद इसमें हमारी सरकारें फेल हो रही हैं। रोजगार की समस्या जो नौजवानों की है उसमें सरकारें फेल हो रही हैं, और इस सब की उम्मीदों के लिए लोग नरेंद्र मोदी को देखने लगे हैं, और नरेंद्र मोदी उस माने में लोगों के खड़े लोगों को पसंद आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी उस माने में पसंद आ रहे हैं। हमारे साथ सबसे खास मेहमान आज की शाम के जुड़ चुके हैं, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, इंडिया न्यूज पे विराजिए। डॉक्टर नीरज खन्ना साहब, उनके चिकित्सक, आइए। आपको देखते ही हर हर महादेव की ये बनारस की जनता का प्रभाव है कि क्यों कि काशी में हम लोग हैं तो काशी में हर हर महादेव तो होना ही चाहिए, मगर हर हर का अर्थ क्या है? कष्ट को हरो। अगर हर हर मोदी कहा तो उसमें झगड़ा क्यों? अरे हर हर का मतलब कि हमारे कष्ट को हरो, माता गंगा का कष्ट दूर करो। मोदी तुम आओ और आकर के यहाँ का जो माता गंगा को निर्मलीकरण करवाओ, और यहाँ के संगीत को जो डूब रहा है उसको कम से कम जीवित करो। इसके लिए हम उनको दिए, और उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल करेंगे गुरुजी। अब हमको तो दो ही चीज का लालच है, गंगा का और अपने संगीत का। कोई मन्ना नहीं जमाने, मैं सारी उम्र गुजारी है अपने गाने में, और हमको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये बताइए, हर हर महादेव जो कहते हैं इसका मतलब क्या है? और जब ये नारा आया, नारे के बारे में बाद में बात करूंगा, ये हर हर महादेव जो कहते हैं इसका मतलब क्या है आम जनता के लिए? दरअसल हर माने हरण करो, और महादेव का नाम भी हर है, मगर हर माने महादेव 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 कहना उचित नहीं है। इसलिए हे महादेव हमारे कष्ट को दूर करो, माता गंगा के कष्ट को दूर करो। इसलिए हर का मतलब ही है, क्योंकि भजनों में भी है कि हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जन की पीर। तो जन का पीर हरो, तो हरण माने कष्ट दूर करो। अब तो मोदी करेंगे, भगवान थोड़ी आके गंगा जी किनारे खड़ा होकर कहेंगे कि सफाई करेंगे। मोदी कर सकते हैं, इसलिए मोदी अगर जीतेंगे तो ये करेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब ये नारा आया, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी, तो लोगों को इस पर आपत्ति क्यों हुई? लोगों को क्यों लगा है धर्म के खिलाफ? ये गलत है, नाराज नहीं होना चाहिए। हर हर मोदी, बाह्य आभ्यंतर के सुख को तो भगवान शंकर हरेंगे, और बाहरी कष्ट को मोदी दूर करेंगे। अगर वो जीत जाएंगे तो हमको उम्मीद है कि जरूर करेंगे, हमको जवान दिए। आपकी मोदी जी से आज क्या बात हुई? आपकी मोदी जी से आज क्या बात? कोई बात हुई आपकी? क्या कोई खास बात नहीं, आके पैर छुए, हमने आशीर्वाद दिया। हमको उन्होंने याद किया, तो याद को उल्टा होता है दया। वो याद किए तो हमने दया किया, उनके ऊपर आशीर्वाद दिया, और क्या चाहिए? आपको लगता है जीत जाएंगे यहाँ से? उम्मीद तो करते हैं, मगर हुई है सोई जो राम रुचि राखा, जो प्रभु करेंगे वही होगा। इसके बारे में कोई कह नहीं सकता है, लेकिन उम्मीद तो ये किया जा सकता है, क्योंकि अच्छे व्यक्ति हैं और उनसे बातचीत करके भी बड़ा अच्छा लगा। तो हमको यही उम्मीद है कि दो चीज तो करें, माता गंगा का निर्मलीकरण करवाएं, और बनारस का संगीत लोप होता जा रहा है। बनारस का नाम है, जहां भी जाते हैं हम प्रोग्राम में तो वहां लोग कहते हैं कि बनारसी ठुमरी सुनाइए। बनारसी धुरपद कोई नहीं करता है, तो बनारसी ठुमरी, दादरा, चैता, चैती, घाटो, कजरी, होली, ये सब लोप हो रहा है, कोई सीख नहीं रहा है। अब इसके लिए सरकार कुछ करे तो उनको सिखाया जाए।
तो हमारा यही उद्देश्य है कि इसीलिए हमने मोदी से कहा, अब हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, हम कलाकार हैं। खाली मोदी को क्यों हमने ये दिया है जवान कि हम आपके साथ हैं, लेकिन इन दोनों बातों को रखना पड़ेगा आपको। गंगा माँ का सभाई, यहाँ की जनता माता का, किसी का माँ अगर दुखी हो तो लड़के कोई काशी के सुखी नहीं होंगे। तो पहले निर्मलीकरण करिए और तब सब पूरे काशी के लोग प्रसन्न होंगे। बिल्कुल, पूरे काशी के लोग प्रसन्न। यहाँ पर दिल्ली से अरविंद केजरीवाल भी आए चुनाव लड़ने के लिए, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो यहाँ आए लेकिन हमसे न बात किए, न मिले और न फोन किए, तो हम क्या जाने। दरअसल ये कि हम सबके हैं, सब हमारे हैं। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में जो हमको पहले बुलाएगा हम उसके यहाँ चले जाएंगे। तो हमको मोदी जी ने बुलाया, सम्मानित किया, तो हमको उनके यहाँ जाना जरूरी था, क्योंकि जो जीते, अगर मोदी जी जीतते हैं तो हमको उम्मीद है कि कुछ मोदी जी ने बुलाया, सम्मानित किया, तो हमको उनके यहाँ जाना जरूरी था, क्योंकि जो जीते, अगर मोदी जी जीतते हैं तो हमको उम्मीद है कि कुछ करेंगे। दीपक, गुरुजी से हमारी पहले भी बात हुई है और उन्होंने जो देश में बदलाव की बयार है उस पर कुछ हमें सुनाया था। हम चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को और यहाँ मौजूद लोगों को फिर से सुनाए। आपने कहा था कि जो बदलाव की बयार है और जिसकी बात हो रही है, जो देश में बदलाव जिसकी दरकार है, उस पर आपने हमें 2 शब्द सुनाए थे। तो ध्यान में नहीं आ रहा, फिर भी कुछ सुना दीजिए, उसी से मिलता जुलता। हर प्रत्याशी को यही उम्मीद रहता है, यही उम्मीद रहता है जनता से। क्या रहता है कि चैन तुमसे करार, चुप रहो भैया 1 मिनट, हमको समय नहीं है ना। चैन तुमसे, हर प्रत्याशी चाहता है जनता से कि चैन तुमसे करार तुमसे है और जिंदगी की बहार तुमसे है। लाज रखना, जनता से लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूँ, मेरी जीत और हार तुमसे है। मेरी जनता से ही जीत हार है। जनता जिसको चाहे जिता दे, जिसको चाहे हरा दे। पंडित जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि बड़ी गर्मा गर्म राजनीतिक बहस चल रही है यहाँ पर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं छन्नूलाल शास्त्री जी का सम्मान करता हूँ और पिछले 40 वर्षों से इनको जानता हूँ, और इन्होंने आज भाजपा के प्रत्याशी का प्रस्तावक बनने का काम किया। लेकिन एक और भी बड़ा पहलू बनारस में है कि जो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां हैं, उनके बेटे के पास भी बनारस के मेयर गए थे प्रस्तावक बनने का प्रस्ताव लेकर के। गलत बात नहीं बोले। अच्छा, मैं नहीं बोलूंगा गलत बात, सही बात बोल रहा हूं। पहली बात हो गई, बात हो गई। दूसरी बात यह है कि उनको प्रस्तावक बनाने के लिए लोग गए थे और उनके बेटे ने श्री मोदी का प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया और उन्होंने साफ कहा कि मैं कलाकार हूं, मेरे पिताजी भी कलाकार थे और बिस्मिल्लाह साहब हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े प्रतीक थे। उनकी इच्छा थी कि राम मंदिर में बैठ करके मैं राम धुन बजाऊं, रघुपति राघव राजा राम। उनके बेटे ने यह कहा कि मैं किसी भी दल के प्रत्याशी का प्रस्तावक नहीं बनूंगा, मुझे काशी की संस्कृति, काशी की अस्मिता, काशी की परंपरा का पूरा ध्यान है। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि मेरे कलाकार होने के नाते, फनकार होने के नाते किसी पार्टी के प्रत्याशी का प्रस्तावक मत बनना। इसके बावजूद भी मैं उनका सम्मान करता हूं, ये उनकी इच्छा उन्होंने किया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गंगा सबकी है और गंगा बने। जामीन को 30 लाख रुपए किस बात के लिए दिए गए हैं? टिहरी में जो गंगा का बांध बनाया गया उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों दोषी हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है, देखिए मेरा आपसे यही कहना है कि गंगा में जब तक टिहरी बांध बना है तब तक गंगा का भला नहीं हो सकता है। और सुनिए, दीपक जी गंगा के बारे में तो स्पष्ट उन्होंने अपनी बातें कही है। हर मोदी का जो प्रस्ताव स्पष्ट कहा है इस पर गंगा का वैसा ही ख्याल रखा जाएगा जैसे विश्व स्तर की किसी नदी का रखा जाएगा। धर्म क्षेत्र से राय लीजिए इस पर। गंगा के बारे में उन्होंने स्पष्ट अपनी बातें कह रखी है। जिस शंकराचार्य ने आपत्ति की उनकी आइडेंटिटी क्या है? यहाँ काशी सुमेर पीठ के भी शंकराचार्य बैठे हैं, उनकी आइडेंटिटी यह है ये शंकराचार्य पे टिप्पणी करने वाले कौन है? सुन लीजिए, 2012 में स्वयंभू आचार्य बन करके इसके 1 मिनट आप बोले, एक एक करके आप बोले
बात कर रहे हैं बौखलाहट में। 2012 में काशी के संतों का ये कांग्रेस के लोग बौखलाहट में अपमान कर रहे हैं। में सोने का मुकुट पहनाती हैं और कहती हैं कि स्वरूपानंद जी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और वो मोदी पर सवाल पूछने पे पत्रकार को झापड़ मारते हैं। और कल उन्होंने एक यूट्यूब पे यशोदा बेन से जुड़ा हुआ विषय, एक धर्माचार्य का जो चरित्र नहीं होता है, वो उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते कल हरिद्वार से फोटो रिलीज किया। क्या यही धर्माचार्य का चरित्र है? और वो व्यक्ति हर हर मोदी शब्द पे आपत्ति उठाता, तो क्या देश के धर्माचार्य नहीं देख रहे हैं? चलिए ठीक है, मैंने आपकी पॉइंट ऐसा नहीं, संत तो कोई बन सकता है। बताइए त्रिपाठी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि संतों का स्वयंभू आचार्यों और स्वयंभू शंकराचार्यों के आप बयानों को इस तरीके से, संतों का पान 1 मिनट नहीं सहेगा काशी हिंदुस्तान। और दूसरी चीज हमने किसी संत के बारे में ये कहना गलत बात है। हर महादेव का नारा बनारस में, काशी में इन्होंने संतों का अपमान किया, इनको माफी मांगना होगा। ये कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार से संतों का अपमान किया, इनको माफी मांगना होगा। महादेव निराकार कांग्रेस आज अपनी असली सूरत पर आ गई है और इनको माफी मांगना होगा। पूरा नारा है, इनको पब्लिक सिखला देगी। पार्वती पते, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। लेकिन मोदी जी की जो लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट की जा रही है, अरे मोदी जी देश बताया जा रहा है, काशी में आकर सोना चुराने वाले बोल रहे हैं, पार्टी से जुड़े हो जा रहे हैं। एक पुराना शेर मुझे याद आता है, इस समय देश में एक कतरा जब, इस समय देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, महंगाई की है, कमर तोड़ महंगाई, जिसमें आज दलित समाज से लेके, पिछड़े वर्ग से लेके, किसानों से लेके, मजदूरों से लेके उनकी कमर टूट गई है। और ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। 10 साल में इन लोगों ने देश को खोखला कर दिया है। अरे चौरसिया जी, अरे प्लीज बताइए, आप बुनकर समाज से आते हैं, क्या आपको लगता है बुनकर समाज के प्रतिनिधि बुनकर समाज तक बीजेपी या नरेंद्र मोदी ने पहुंचने की कोशिश की है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने की है? देखिए, बुनकर समाज को अगर एक मुस्लिम की हैसियत से देखा जाए तो ये गलत है। बनारस की संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है और बनारस का बुनकर हिंदू और मुसलमान दोनों है, इसलिए बुनकर का शब्द मुसलमानों तक तो सीमित ना रखा जाए। बनारस का जब नाम आता है तो गंगा के साथ बनारसी साड़ी उद्योग का नाम जरूर आता है। बनारस का बुनकर मीडिया के लिए एक समाचार और विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए एक नारा भर रह गया है, भुखमरी का शिकार है। हाँ, मोदी जी ने एक वायदा जरूर किया कि हम इसे गुजरात बना देंगे, मतलब जहां इतनी उन्नति हुई है यहां भी साड़ी उद्योग में उन्नति ला देंगे। सुन लीजिए, अभी मेरी बात सुनिए, समर्थन नहीं किया है, सवाल सुन लीजिए। मोदी जी ने वो ब्लूप्रिंट या वो फार्मूला नहीं दिया कि गुजरात जैसी उन्नति बनारस के उन्होंने फार्मूला दिया है। बनारसी साड़ी उद्योग में पूरा वो कैसे लाएंगे? आपको दिया होगा, हमें नहीं दिया है। हम बुनकर हैं, हमें नहीं मिला है, आपको दिया होगा। मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, एएनआई को दिया रहा हूँ। अगर बोलने दिया जाए तो बोला जाए। मैंने 1 मिनट बोलने दिया जाए, बोलने दिया जाए। आवाज को दबाना लोकतंत्र की परंपरा नहीं है, बोलने दिया जाए, बोलने दिया दीपक जी, आवाज को दबाना लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। मैं मोदी जी से साड़ी व्यवसाय को कि बनारस के कुटीर उद्योग वर्ल्ड क्लास बनाए, गुजरात के उद्योग ब्लूप्रिंट उन्होंने एएनआई को दिया है। लाएंगे। बनारस का जो उत्पाद है आज उसके सामने सबसे बड़ी समस्या गुजरात का उत्पाद है। यहाँ का कपड़ा वहां डिजाइन कॉपी होती है और 40% सस्ता मार्केट में गुजरात बेचता है, कोई अपराध नहीं करता। लेकिन बनारस का बुनकर असहाय है, वो गुजरात से प्रतिस्पर्धा में टक्कर नहीं ले पा रहा है। हम माननीय मोदी जी से इसके बारे में योजना जानना चाहेंगे। बुनकरों के घरों में अगर खुशहाली आ जाए तो हमें भी खुशी होगी, वो मोदी जी के माध्यम से आ जाए, वो किसी पार्टी के माध्यम से आ जाए। धन्यवाद। किसी पार्टी के माध्यम से हो जाएगी। आप बताइए, क्या बुनकरों के लिए कोई पैकेज, कोई राहत मोदी जी दे सकते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि अगर आज की डेट में देखा जाए तो जिस तरह से बनारस में, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि वहां सस्ता माल है, यहाँ महंगा है, आखिर वो पैकेज, वो चीजें बनारस के बुनकर क्यों नहीं अपना सकते? बेसिक बात दीपक ये है कि
हमें महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सरकार को लोगों को आवाज नहीं आ रही सोचना है। होगा यूपी सरकार को कि हम वो चीजें कैसे उन बुनकरों को मुहैया कराएं जिससे कि वो इस कॉम्पिटिटिव एज में वो इस कंपटीशन में उतरे, अपना भी पेट का पालन दीपक जी और देश को भी बनारसी साड़ियों जैसा। मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आ रहा हूँ आपके पास। बनारस में आज अगर देखा जाए तो बनारसी साड़ी एक ऐसा उद्योग है जिसमें कि टोटल मिलाकर के हिंदू मुस्लिम दोनों लोग हैं, ट्रेडर्स जितने हैं वो सब हिंदू हैं और वो है, तो इसलिए बनारस में इस नाम पे अलग अलग कुछ नहीं हो सकता। हम सब एक दूसरे के गंगा जमुनी तहजीब के एक साथ रहने वाले हैं और अगर मोदी जी एक पैकेज देते हैं तो मेरे समझ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बनारस का साड़ी उद्योग बहुत आगे बढ़ेगा और कॉम्पिटिटिव एज में आगे आएगा। कॉम्पिटिटिव एज में आगे आएगा। डॉक्टर शास्त्री, आप कुछ कहना चाहते हैं? दीपक जी, ये इस काशी में अनेकों यूनिवर्सिटियां और अनेकों महाविद्यालय हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर नौजवान शिक्षा ग्रहण करके बाहर जब निकल रहे हैं तो उनके सपने सड़कों पर टूट रहे हैं। आज देश में बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, आज देश में महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, आज देश में इस देश में जो विकास का एक मॉडल है उस पर चर्चा होनी चाहिए। लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं मुद्दे से, पर वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने इस देश को कैसे आगे ले चलेंगे, नौजवानों को कैसे राहत दिया जाएगा, महंगाई से जनता को कैसे निजात दिलाया जाएगा, इस पर बहस चाहते हैं और इस पर अपने विचार वो हमेशा रखते रहे हैं। इसलिए घुमाने की कोशिश न हो, मुद्दे पर बात हो। बोलिए त्रिपाठी जी, मुद्दे पर बात हो। एक मिनट। अच्छा, पहले आप देखिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार और घोटाले का तो रिकॉर्ड कायम किया है और विविधता ही हमारी एकता है। और जैसे काशी है, काशी की अपनी पहचान है, प्रयाग की अपनी पहचान है, अहमदाबाद की अपनी पहचान है, दिल्ली की अपनी पहचान है, तो आप ये एक मॉडल नहीं चल सकता है। हर राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं। मॉडल सारे राज्यों की जो समस्याओं को गहराई से देखेगा। मेरी बात सुनिए, बात सुन लीजिए, समस्या को गहराई से देखेगा। बात सुनिए। नहीं, बात मत देखिए, आप अर्थशास्त्री नहीं हैं। हमारी बात सुनिए, देखिए। नहीं, एक बात नहीं, आप जो कह रहे हैं, हमारी बात सुन लीजिए। मैंने क्या कहा? आप कहिएगा, हमारी बात सुन लीजिए। मोदी जी को ये कहा गया इंटरव्यू नहीं देते, लगातार इंटरव्यू दिया। देखिए, मेरा कहना ये है साहब कि देखिए हर राज्यों की अलग हर बात का जवाब दिया उन्होंने। वहां पर 6 करोड़ की आबादी है, बनारस में 20 करोड़ की आबादी है, वहां पे 4% खाली मुस्लिम रहते हैं। यहाँ पर 30% रहते हैं। मोदी जी हर राज्यों के अलग अलग आज जो है ना जनता में विश्वास है। यहाँ बैठ के बोल देने से नहीं चलेगा, बनारस माइक पे नहीं आ सकती, बिना जनाधार के बोल देने से नहीं चलेगा। बढ़ाना है, हिमाचल के अलग समस्या है, आज जो देश के अंदर है उसकी हालात कौन पैदा किया? समस्या है लच्छेदार बात कह के कि 20 करोड़ 10 करोड़ राज्यों की समस्या का समाधान दीपक जी, नरेंद्र भाई मोदी जिस स्टेट में गए हैं, विविधता में एकता वाली संस्कृति है, सबको मिला जुला करके ले चलना होगा। कोई ये सोचे हम फार्मूला दे देंगे, अरे आप क्या फार्मूला दीपक जी, गुजरात रहेगा, दीपक जी, उत्तर प्रदेश रहेगा, अहमदाबाद रहेगा, काशी रहेगा, इन दोनों में अंतर बना रहेगा। दीपक जी, ये इनको शायद मोदी जी के बारे में थोड़ा सा, देश की इस समय सबसे बड़ी घटना के रूप में मोदी जी हैं और ऐसे लोग जो उनके बारे में ABCD नहीं जान रहे, बड़ा अफसोस होता है। जिस स्टेट में वो जाते हैं उस स्टेट की मूल समस्या को जनता के सामने रख रहे हैं। उस देश की कैसे विकास हो, पर्टिकुलर वहां पर भौगोलिक, क्षेत्रीय, आर्थिक, राजनीतिक किस तरह की विकास हो, उस सब पर वो चर्चा करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट रखते हैं। इसलिए ये उनको कहना मुश्किल है कि वो केवल विकास, गुजरात के विकास मॉडल को, बल्कि इस देश के विकास मॉडल को वो जनता के सामने रख रहे हैं और उस पर बड़ी बहस चल रही है। साफ कहना है दीपक जी, उनका कहना है कि हम समस्याओं के प्रति, जो व्यक्ति समस्याओं के प्रति गंभीर होता है ना, वो बहस नहीं करता। ये तमाम सारे इन्होंने निकाला विरोधी दलों ने, कभी वो मीडिया से बात नहीं करते, कभी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते। लगातार मीडिया को इतना इंटरव्यू दिया
ये सारी सी बातें का उनके पास विकास मॉडल गुजरात का है। अरे आपने अध्ययन क्या किया? आप समस्याओं को जातवाद पे, चुनाव में सांप्रदायिकता पे, आज काशी की जनता नहीं पूरी देश की जनता मोदी पे विश्वास कर रही है और मोदी जी से चाह रहे कि वो हमारा भी कुछ करेंगे, इसलिए विश्वास को उन्होंने पैदा किया अपने कार्यों से। देखिए मेरा कहना ये साफ है कि अगर देखिए मेरा कहना साफ है कि अगर गुजरात के विकास पर बहस करानी हो, गुजरात का विकास की बात है, फिर गुजरात की आप बोलते हो, आप बोलते हो, बात नहीं कर रहे हो, गुजरात की बात नहीं कर रहे हो, देश की बात कर रहे हो, देश की बात कर रहे हो, देश की बात कर रहे हो, आप गुजरात की बात बोलते हो, आप सांप्रदायिकता की बात बोलते हो, देश के बारे में मुद्दों की बात धारणा सामने आनी चाहिए। मोदी ने विकास की बात की, बोलने नहीं दे रहे। आपने सांप्रदायिकता की बात की, देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में सहिष्णुता खत्म हो गई है, लोग मर्यादा नहीं रह गई है, ये अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहते। मैं ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में सहिष्णुता खत्म हो गई है, लोग मर्यादा नहीं रह गई है, ये अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहते। मैं ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय इतने पगला गए, एक एक करके मेरा एक बात कहना है कि आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहते। नहीं ऐसी बात जब नहीं ये है, आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, ये जनतांत्रिक नहीं है। नहीं आप आलोचना नहीं सुनना चाहते, आप आलोचना सुनिए, ये गलत बात है। त्रिपाठी जी देखिए दीपक जी पहले तो एक बात मुझे ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो केवल उत्तर प्रदेश की बात परमानेंट या गुजरात की बात नहीं, वो पूरे देश के विकास की बात करते हैं। सुनना नहीं चाहते, पहले ये बात सुन लें। और नेता विकास को मुद्दा बनाया, विकास का ही मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। बोले साहब आप बोलते बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप भाजपा का मेयर बोलता बड़ा अच्छा लग रहा है, जो शहरों की स्थिति है वो सबको पता है, आप बीच में ना बोले। गलत दिशा में चुनाव मोदी जी विकास की बात करते हैं, कि ये स्टेज वो नहीं है कि आप इशारे कर और नारे लगवाएं। आदमी की बातों को सुनने का, अगर आप विकास के मॉडल पे बात कर रहे हैं, गुजरात के विकास के मॉडल पे बात करिए। आप अगर गुजरात के मॉडल की विकास की बात कर रहे हैं, देश समृद्धि तो ह्यूमन इंडेक्स पैरामीटर को बताइए कि आज 5 साल के बच्चों के मरने की मोर्टेलिटी रेट में गुजरात किस स्थान पर है। आज मुझे वो बताइए कि जो गर्भवती महिलाएं जो मर रही हैं, एम्बुलेंस में गुजरात किस नंबर पर है। और आपको बता दूं, हेल्थ सेंटर, अगर ह्यूमन इंडेक्स पैरामीटर छोड़ भी दीजिए, वहाँ के लोग ग्रॉस डोमेस्टिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में गुजरात 7वें नंबर पे आता है। मैं फिर एक अलग बहस की तरफ चले जाएंगे हम। मुझे पंडित, कांग्रेस ने इस देश में 60 साल तक राज किया, अभी भी उनके जो उपाध्यक्ष है वो कहते हैं कि हम समझ रहे हैं। अरे भाई 10 साल आपने सरकार चलाई, अरे अभी वो समझ रहे हैं। अटल जी की सरकार में क्या हुआ ये भी तो बता दें। दीपक जी ये बोलते हैं देश नहीं झुकने दूंगा। सुन लीजिए मेरी बात, अभी राहुल जी ने मेरी बात सुन लीजिए, ये बोलते हैं देश नहीं झुकने दूंगा। कांधार में क्या हुआ था, जो जसवंत सिंह लेकर के गए थे वो क्या हुआ था, इनके पास अक्षरधाम पे अटैक हुआ उसका क्या हुआ था। बीजेपी के लोग कह रहे हैं देश नहीं झुकने देंगे, कहाँ जिन्होंने कदम कदम पे देश को झुकाया हो। पंडित चन्नीलाल मिश्रा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलते आपसे 2-3 सवाल। नरेंद्र मोदी आपको कैसे लगता है? ईद के मुद्दों पे बगैर सर्वदलीय बैठक। एक चीज मैं कहूंगा, शत्रुघ्न प्रकाश जी से कहेंगे कि हमको कोई लालच नहीं है, हम कलाकार हैं। कला आपके लिए और आपके लिए एक चीज, बिस्मिल्लाह खां के देहांत होने के बाद उनके घर में आके कहे थे कि बेटा किसी को मत देना, किसी पार्टी में मत जाना। बिस्मिल्लाह खां जी तो उनके मरहूम के बाद में ऐसा कहने आए थे। अरे पीछे दूसरा राज है, इसके पीछे दूसरा राज है। मैं जानता हूं कि लोग क्या चाहते थे। अगर बिस्मिल्लाह खां हमको खूब जानते थे, खूब मानते थे, और वो गंगा जमुनी को बहुत मानते थे, हमारे साथ प्रोग्राम करते थे। और हम भी यही कहते हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, एक होना चाहिए। मगर मोदी के व्यक्तित्व को देख करके उन्होंने मुझे याद किया, मुझको बुला करके सम्मानित किया, तो हम उनका सम्मान न करें। हम सब पार्टी के हैं, और पार्टी वाले क्यों नहीं हमको आकर के किए, और पार्टी वाले क्यों नहीं हमको बुलाए।
कोई किसी ने फोन भी नहीं किया, सब पार्टी वाले जानते हैं। लेकिन मोदी ने बुलाया और हमको सम्मानित किया शॉल उड़ा करके। अब तो हमारा फर्ज है उनको करना, और वैसे व्यक्ति हैं कि हमारी बात को मानेंगे और गंगा का जरूर उद्धार करेंगे और हमारे संगीत का जो लोप हो रहा है उसको जरूर करेंगे, यही हमारा स्वार्थ है। कैसे लगते हैं आपको नरेंद्र मोदी? कैसे लगते हैं आपको नरेंद्र मोदी? हमको नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे लगते हैं, और इतना बड़ा नेता होते हुए आकर के पैर प्रणाम किए तो मेरे लिए और क्या बात है। दीपक जी, भाई कलाकार तो अपना सम्मान चाहता है, इलाही कोई तमन्ना नहीं जमाने में, हमारा वो विचार है। इलाही कोई तमन्ना नहीं जमाने में। मैं सारी उम्र गुजारी है अपने गाने में, हम अपने गाने में अपनी उम्र को बिताया है। 78 साल का उम्र हो गया, लेकिन कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। प्रेम घटे जब ही कछु मांगत, मोदी जी से पूछिए मैंने कुछ मांगा है? सिर्फ गंगा के लिए, क्योंकि गंगा सबकी मां है और गंगा के उद्धार के लिए सभी जनता चाहती है। क्या नहीं है ऐसा? पंडित जी एक ठुमरी सुना दीजिए अगर आपका मन हो तो, चलते चलते। ये ठुमरी का माहौल नहीं है, झगड़ा का माहौल है। तो आज किससे झगड़ा हो जाए? ठुमरी तो बड़ा शांति चीज है, और उसमें जब इतना बात हो रहा है तो इस कचकच में संगीत कहाँ होता है? चलिए आप लोग झगड़े का कोई राग होता है क्या? संगीत मुझे कम आता है, झगड़े का कोई राग होता है क्या? हाँ, राग द्वेष। राग द्वेष होता है ना, कोई सुना दीजिए आज हमको राग द्वेष। देखिए राग द्वेष यहाँ नहीं करेंगे, हम द्वेष नहीं करते किसी से। हम देखिए हम सब पार्टी के हैं, हम सब पार्टी के हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी हमको बुलाया तो हम गए कि नहीं गए? हमको सम्मानित किया उन्होंने, पद्म भूषण दिया, हम मांगने नहीं गए थे। लेकिन हमारा प्रोग्राम सुन करके गांधी जी के स्मारक पर प्रधानमंत्री आकर के, मैं गुरु बिन कौन बतावे बाट, और गुरु के भक्त होते हैं ये लोग, तो आकर के हमको कहे कि पंडित जी आप बहुत अच्छा गाते हैं, और उन्होंने ही रिकमेंड कर दिया कि इनको पद्म भूषण मिलना चाहिए। पहले पद्मश्री मिलता है, लेकिन क्यों किया? हमारे कला को देखते हुए। तो अगर मोदी हमको मानते हैं हमारे कला को देखते हुए तो कौन गलती करते हैं? हमने क्या किया है? हम तो यही चाहेंगे कि हमारे माता गंगा को जो उद्धार करेगा, कोई नेता हो, अगर हम तो कहते हैं कि हम शत्रुघ्न प्रकाश जी अगर गंगा को हमारे निर्मलीकरण करें तो हम इनके साथ हैं। चलिए करेंगे आप शत्रुघ्न प्रसाद जी, बताइए करेंगे आप निर्मलीकरण? बताइए बहुत जल्दी से, मेरे पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड। अच्छा जी, देखिए गंगा अमृत वाहिनी है और गंगा का निर्मलीकरण होना चाहिए, लेकिन गंगा के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और गंगा को पवित्र करने के लिए टेहरी डैम जो बनाया गया है वो गलत बनाया गया है। किसी भी समस्या को गंभीर टिहरी डैम और गंगा कहाँ टिहरी डैम तक पहुंच गए? एक बढ़िया सा फड़कता हुआ गाना हो जाए, बम बम भोले, बम बम भोले आपका जो गाना है वो हो जाए। सांप्रदायिक नहीं थे। अरे माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी, अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। सब दूर दूर से आवेला बाबा का दर्शन पावेला, भोला का दर्शन पावेला। अरे बम भोला के मस्त नगरिया, देव यहाँ के वासी, अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल। जहाँ भंगिया का भोगवा लागेला दर्शन से भूतवा भागेला, दर्शन से भूतवा भागेला। जहाँ भंगिया का भोगवा लागेला, दर्शन से भूतवा भागेला। और हमारी काशी अड़भंगियों की नगरी है, और यहाँ पे तो क्या क्या कहना, यहाँ हमेशा लोग मस्त रहते हैं, इसीलिए क्या कहना है, अरे बम भोला के मस्त नगरिया, देवी
यहाँ के वासी। बम बम बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल। कथा इंसान है, जब बोल रहा है वहां से